न्यूज़ और 72 न्यूज़ का एक ख़ास प्रोग्राम जिसका उन्वान इस तरह से है कि कौन है और कितनी पेमेंट या पे कर सकता है इंसान वॉलंटियर सर्विसेज को। मैं समझता हूँ ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। शायद ही कोई शख्स हो जो इस तरह की सर्विसेज को पे कर सके, लेकिन एक एक और पेमेंट होती है इस तरह की सर्विसेज की कि जब आप ऐसे स्टार्स को, ऐसे हीरोज को और ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जिंदगी के बारे में, उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने खुद लोगों को सर्व किया और बहुत कुछ उनके लिए काम किया। मुझे बचपन की 9th क्लास की एक कहानी अपनी याद आ रही है जिसका अंग्रेजी का पहली नज्म थी अंग्रेजी किताब में। उसमें था कि एक शायर था जो खुदा को ढूंढने कोशिश करता है, जगह जगह जाता है और आखिर में वो एक इबादत गाह के ऊपर पहुंचता है और वहां से खुदा को आवाज देने की कोशिश करता है। उसको आवाज आती है कि आई लिव अमंग द पीपल, गॉड लिव अमंग द पीपल। बिल्कुल ऐसा ही है और ये हर आदमी को समझ में नहीं आता। एक और राइटर है, उन्होंने कहा कि आई हैव लर्नड दैट द पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, आई लर्न द पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। बिल्कुल सही है। वॉलंटियरिंग सर्विसेज एक ऐसा अलहदा काम है, रजाकाराना तौर पे अपने अंदर से एक ऐसा काम करना कि जिसमें लोगों को महसूस हो जाए कि कोई उनसे ज्यादा या उनकी तरह उनका ख्याल रखने वाला भी मौजूद है। और ऐसे ही दो स्टार्स, दो हीरो को मैंने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है। सबसे पहले एक ऐसे शख्स का मैं तारुफ कराऊंगा, नाम है उनका जिया जैदी, लेकिन काम उनका देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो यानी जिस अहद के हैं उस अहद से पहले और उस अहद से आगे तक की फिक्र रख के बैठे हुए हैं। जिया जैदी साहब वॉलंटियर ऑफ जनरेशन कम्युनिटी की तरफ से उनको नाम मिला है और उसकी उसकी वजह यह है कि जो काम वो कर रहे हैं वो यकीनन एक ऐसा काम है कि जिसको जैसे जैसे हम प्रोग्राम में बातचीत करेंगे आपके भी समझ में आएगा। एक कंप्लीटली एक यूनिक अप्रोच है, कंप्लीटली एक डिफरेंट माइंडसेट का काम है। जिया जैदी साहब बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ को टाइम देने का। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे मेहमान हैं और वो भी अपने काम में एक अलहदा सी पहचान रखते हैं और मैंने उनको 5 साल, और 5 साल भी कम होंगे मेरे ख्याल में, इससे भी ज्यादा 7 साल खुद सर्व करते देखा है। मुख्तलिफ मराहिल पे मुख्तलिफ तरीकों से कम्युनिटी को सर्व किया उन्होंने। बड़ा नाम है और बहुत यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से, रिलीजियस एक्टिविटीज के हवाले से, नॉन रिलीजियस एक्टिविटी के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, गवर्नमेंट सर्विसेज के हवाले से कौन सा ऐसा काम है जिसके आगे एहसन असदी का नाम नहीं आता। और यही वजह थी कि 2019 का, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया और अल्टीमेटली ये अवार्ड किसी को नहीं मिल सका, लेकिन 2019 का वॉलंटियर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल करने वाले शख्स के साथ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोग देखे बशमुल खुद कि इस तरह के काम करके कोशिश करें और वहां तक मकाम हासिल करके, लेकिन जो पजीराई एहसन असदी को गवर्नमेंट की तरफ से मिली, मैं समझता हूं कि ये अपने काम में अपने नाम से एक बिल्कुल अलग पहचान थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि माइग्रेंट होने के साथ साथ, मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ साथ वो यानी इस सिस्टम में नए थे, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें सीखी। आइए जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारी चीजें इन दोनों मेहमानों के बारे में। शुक्रिया एहसन असदी साहब 72 न्यूज़ को टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब साहब। और इससे पहले कि हम कोई बात करें, मैं 72 के व्यूवर्स को गुज़श्ता ईद मुबारक जरूर कहूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ईद की हम लोगों ने नमाज वगैरह अदा की है और ईद गुजारी है। तो 72 न्यूज़ के जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको, और खासकर आपको और 72 न्यूज़ की टीम को मेरी तरफ से और पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, आपने गुफ्तगू आगाज शुरू किया है तो अब मैं जानना चाहता हूं कि आप हमें हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो वॉलंटियर ऑफ ईयर का अवार्ड था, ये कैसी अचीवमेंट थी और कहां आपको मिला और यानी किस तरह से ये सारा काम मुमकिन हुआ। जी, एहतराम तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूं जिया साहब को, क्योंकि वो इस फील्ड के किंग हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि मैं उनसे आपसे रिक्वेस्ट करूं कि उनसे शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये एहतराम मुझे ये बहुत शुक्रिया आपका। जैसा देखा आपने कि एहसास और फीलिंग है, जब भी वो कहते हैं कि वो आप वॉलंटियरिंग उस वक्त ही कर सकते हैं जब आप दूसरे को समझ सकते हैं। तो अब आपके पास आता हूं मैं और ये जानने की कोशिश करता हूं। देखिए, वॉलंटियर ऑफ जनरेशन, एक अहद का वॉलंटियर,
अब नाज़रीन, अब वो काम भी मैं आपको बता दूं कि वो काम ये है कि मैंने देखा इनको, इनके कॉलम पढ़े, इनकी स्क्रिप्ट पढ़ा, इनके इनके पोस्ट पढ़े, और मैंने ये देखा कि ये इन्होंने जिंदगी में एक अजीब काम शुरू किया। लोगों ने फेसबुक का अलग-अलग इस्तेमाल था, इनका काम ये था कि ये हर बंदे को जो जिंदा है या चले गए हैं हमारी उस अहद के, उसके बारे में लिखना, अल्फाज जमा करना और उसकी प्योर, उसकी शख्सियत के को टच करते हुए अल्फाज लेकर आना। ज़िया साहब, ये क्यों आपको लगा कि ये काम करना चाहिए? सर, मैं यहाँ एक शेर का सहारा लूंगा कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। वाह वाह। तो मसला ये है कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, सही, ये काम नहीं है। असल में हमें अपनी तख्लीक के बारे में पता ही नहीं है कि हमें दुनिया में भेजा क्यों गया है, हमसे अल्लाह क्या काम लेना चाहता है, और हम यहाँ क्यों आए हैं। काम देखिए, मरने वाला मर जाता है, उसका काम जिंदा रहता है। सही। वो लफ्जों में जिंदा रहता है, किताबों में जिंदा रहता है, या लोगों में उसका किरदार जिंदा रहता है। सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम भुला चुके हैं। बहुत ज्यादा हम चेलों तक याद रखते हैं, उसके बाद बच्चे भी माँ बाप को भूल जाते हैं। सही। बाकी क्या रहेगा, हमारा किरदार और हमारा काम। तो एक छोटी सी सही की है मैंने कि वो लोग जो हमारे चले गए, जी जी, या वो जो मौजूद हैं और काम कर रहे हैं, उसको एक जगह जमा किया जाए और बताया जाए कि देखो, हमसे पहले जो आए थे उन्होंने क्या काम किया, क्या काम वो किया, हमारे लिए क्या प्लेटफॉर्म तैयार करके गए, और आज जहां हम खड़े हैं तो उसमें उनका क्या हिस्सा है। तो इसको सामने रखते हुए मैंने कुछ लोगों के नाम जमा किए, अपने जहाँ से हम माइग्रेट करके आए हैं उन तमाम लोगों के, उसमें बेनिहायत कौम काम किया है। ये नहीं है कि एक बिरादरी का। हम जिस कल्चर में रहते थे वहाँ हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, हमारे अजीज भी थे, दोस्त भी थे। मैं चाह रहा हूँ सबको जमा करूँ, सही, और एक गुलदस्ता ऐसा तैयार हो जिसमें हर रंग की खुशबू मौजूद हो। सही, तो एक छोटी सी कोशिश है, सही। इसमें कहाँ तक कामयाब हो ये तो लोग बताएंगे या आप बताएंगे। नहीं, हमने तो जो यकीन करें, जब से हमने वो पढ़ा और हमने देखा और हमने जाना, तो हमने सोचा ये कि ये तो एक अलहदा काम है, एक बहुत यूनिक काम है, और इसलिए आज का ये खास प्रोग्राम 72 न्यूज़ से को मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और हमने ट्यूसडे को कोई खास प्रोग्राम नहीं होता 6 से 7 में, लेकिन ये 6 से 7 हम शुएब जैदी के साथ बन गया। तो अहसन साहब, आपने सुना कि एक अलहदा सा एक कॉन्सेप्ट है। अब हम वापस आ रहा हूँ एहसन असदी के पास। एहसन असदी जो स्टूडियो में मौजूद हैं, वॉलंटियर ऑफ ईयर 2019 का अवार्ड ले चुके गवर्नमेंट से, कैसे मुमकिन हुआ? शुएब साहब, सबसे पहले तो ये कि ये एक कंबाइंड स्ट्रगल थी पिछले 7 साल की। ठीक है। और बेसिकली मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो जाके सिर्फ अवार्ड लेना था। बाकी ये पूरा एक टीम वर्क था, अकेले एक आदमी का काम नहीं था, ये सब मिलजुल के सबने ये काम किए, और इसके पीछे एक शख्स का नहीं, लेकिन बहुत सारी पूरी टीम जो है उसकी काविशें शामिल हैं और सबकी मेहनत इसके साथ है। और ये एक ऐसा अवार्ड था जो स्पेशली जिन लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया हो उनको दिया जाता है, और हमारे जो एग्जिस्टिंग ट्रेजरर और मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया हुआ था, तो उनकी तरफ से ये हमें अवार्ड दिया गया था। ये ठीक है। अब आपने देखा साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको पता है यहाँ पर तो जस्टिस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन सब का अवार्ड उठा के मैं एहसन को दे दूं। ये तो हम सब जानते हैं कि ये आपकी मोहब्बत है, जैसे आपने पहले ज़िया साहब से मोहब्बत दिखाई है, यकीनन आपकी मोहब्बत है कि बहुत सारे लोग मिलकर सिस्टम का काम करते हैं। लेकिन एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि रेस से आगे वही निकलता है कि जो रेस में बाकी लोगों से आगे काम करता है। यानी अगर कोई बाकी लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं और कोई 14 घंटे काम कर रहा है, तो वो जो बाकी एक्स्ट्रा है ना, बेसिकली वो रिवॉर्ड करता है। तो और हम सब जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह की सर्विसेज सबने की, हम सबको जानते हैं। इस वक्त एहसन असदी साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की सर्विसेज करते रहे इन पिछले 5-7 सालों में लोगों के हवाले से। जी, बेसिकली सबसे बड़ी जो सर्विस जो हम लोगों ने की है, या मैंने मेरे जिम्मे जो काम था वो मैंने किया है, वो हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। पिछले 5 साल से हम लोग हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। और ये एक ऐसा काम है जो खाली मुसलमानों तक डिपेंडेंट नहीं है।
जो हर बंदे को पसंद है। आप उसको बस नाम लीजिए और हर आदमी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार रहता है। और ये बेसिकली ये एक ऐसा काम था जो हम लोगों ने शुरू किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये चलता रहेगा और इसको रुकना भी नहीं चाहिए। कोशिश मेरी यही होगी कि ये एक ऐसा काम है कि ये चलता रहे, ये रुके नहीं। और साथ में ही एक ऑर्गेनाइजेशन है लुकीमिया फाउंडेशन। पिछले तकरीबन 5 साल से मैं इस फाउंडेशन के साथ काम कर रहा हूँ, और हम लोगों ने काफी छोटे मोटे डोनेशंस वगैरह भी इसके लिए जमा किए। ये एक प्योर ऐसा काम है जो डायरेक्टली जाके उन बच्चों के लिए काम आता है जिनको स्पेशली ब्लड की जरूरत होती है, जिनको स्पेशली डिफरेंट किस्म की मेडिसिन की जरूरत होती है, जो वाकई एक खास किस्म के डोनेशन के हकदार होते हैं। तो ये हमारा जो मेन टारगेट जो है वो यही है कि हम इसको लेके चलते हैं। और इसी चीज को यहाँ की क्वींसलैंड की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद इनकी बेसिस पे जो है मुझे बुलाया गया था और इस अवार्ड से नवाजा गया था। अच्छा, आपसे जानेंगे हम बाद में यकीनन ज़िया जी कि क्या फीलिंग थी आपकी, क्या आपको पता था? ज़िया साहब देखिए, एक ऐसा अवार्ड है इनको मिला कि जिसको जो नॉमिनेशंस में था या मुझे नहीं पता, लेकिन आपका अवार्ड ऐसा है कि जो यानी जो महसूस करेगा ना, आपने सबको महसूस किया, लेकिन जो आपको महसूस करती है कम्युनिटी, उन्होंने आपको यकीनन इस अवार्ड से नवाजा और आपको कहा। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप लिखते हैं कभी ऐसा यानी अब आपने किसी के बारे में जानना है, उसके लिए टाइम लगता है, उसको सोचना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है कि ये साहब थे, इस उम्र में थे, मैंने ये तक आपकी उनमें पढ़ा, आपके जो नोट्स थे, आपके जो पोस्ट थे कि ये साहब हैं, यहाँ काम करते थे, ये पहनते थे, ये खाते थे, यहाँ रहते थे, इस रास्ते से जाया करते थे। ये सारी बातें कहाँ से आ जाती हैं? असल में कुछ याददाश्त की बात होती है। मैंने 70 से इसको लेना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि अपनी पैदाइश से 5 साल के बाद जो बचपन की यादें हैं ना, वो कभी आपकी डिलीट नहीं होती। अब मैं मेमोरी फुल हो गई जिसको कहते हैं, पुरानी मेमोरीज को मैंने खोला, उसमें जो चीजें निकली मैंने वो लिखना शुरू की। उसमें भी वो चीजें जो मुस्बत हैं। देखिए, हर बिरादरी में, हर कल्चर में इख्तलाफात भी होते हैं, हर चीज होती है। मैंने अपनी नई नस्ल को वो चेहरा दिखाना चाहा जिसमें इत्तेहाद हो, मोहब्बत हो, भाईचारगी हो। पुराने इख्तलाफात जिनको थे वो चले गए। अब नई पौध ने हमारी आगे बढ़ना है तो उन्हें एक मुस्बत सोच देकर जाएं, ताकि कल वो मोहब्बत या गानगत के साथ रहें और आगे बढ़ें। हर खानदान में, हर भाई में, सब में इख्तलाफ होता है, लेकिन हम अगर उसको एक तरफ रखकर उनकी मुस्बत बातों को लें। देखिए ना, एक आदमी में 100 अच्छाइयां हैं, 2 बुराइयां। बुराइयों को छोड़ दें, अच्छाइयों को उठा लें आप, ताकि कल वो अच्छा हो जाए। मैं एक मिसाल दूं, मेरी एक आदत है कि किसी में इख्तलाफ भी होता है ना, तो मैं जिनसे इख्तलाफ होता है उनसे जाके कहता हूँ, यार वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सही। अब तो उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत शुरू हो जाएगी। फिर उनसे मिला दूसरे से, उनसे कहा, यार वो तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। सही। थोड़े थोड़े इख्तलाफात इन्हें खत्म, ऐसे हुआ है। जी। और लोग आपस में मिल गए हैं। सही। अगर हम झूठ ऐसे उसके लिए बोले कि जो एक मुस्बत सोच हो जाए, तो वहाँ कोई मसला नहीं है। सही। झूठ से भी हम फायदा उठा सकते हैं वहाँ जहाँ किसी को मिलाना हो। चलिए, ठीक है। एक चीज थी हमारे, एक जहाँ से हम चल के आए हैं, जी। जहाँ हम रहे हैं, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा था। राज्य सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। सही। तो मैंने उसको लिया है। सही। और कोशिश कर रहा हूँ, लोग सराह रहे हैं तो हिम्मत बन रही है कि चलो और जहाँ तक लिख सकते हैं इसको लिखें और जमा करें। तो ये ख्याल तसव्वुर आया कैसे? मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं ये, क्योंकि देखिए आज के जमाने में लोगों के पास अपने से वक्त नहीं है, वो किसी एक दूसरे को सोचें। आपने अपने से वक्त निकाल के सारे दूसरों को सोचा। मसला ये कि हमारे एक दोस्त हैं जफर अब्बास जफर। जी। बहुत अच्छे शायर हैं माशाल्लाह। उन्होंने एक नज़म लिखी थी खैरपुर के हवाले से। जी। तो वो नज़म में उन्होंने तारुफ कराया था खैरपुर का, हमारा खैरपुर ये है। ठीक है। मैंने कहा क्यों ना इसको नस्ली शक्ल दे दी जाए, वहाँ के लोगों का तारुफ दिया जाए, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि हमारे पास डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, पायलट भी थे, यानी कि हर शोबे में हमारे लोग मौजूद थे। तो हमने वो चेहरा दिखाने की कोशिश की है खैरपुर का। और ये सोच की बात होती है कि जफर भाई ने वो लिखा, मैंने कहा चले मैं ये लिखता हूँ। अब इससे हुआ क्या है
बहुत सारे लोग इसको देख के अपने अपने इलाकों के बारे में लिखना शुरू कर रहे हैं। अब फेसबुक पे बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी कि वो भी जाग गए हैं। वो भी पहला जाग कदम कोई उठाए ना तो जी फिर एक काफिला बनता चला जाता है। सही इंशाल्लाह आप देखेंगे इसमें लोग आएंगे। सही सही। और आपको इसमें मदद शामिल है अपने घर की, घर में अल्टीमेटली आपको पता है दूसरों के लिए काम करते हुए मेरे सबसे बच्चों ज्यादा की मदद जो चाहता मुश्किल आती है वो बेगम, बेटे, बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि ये आप हमेशा दूसरों की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ, ये शुरू में हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये काम ऐसा है कि इसमें लोग एप्रिसिएशन भी कर रहे हैं, सराह भी रहे हैं और एक अच्छा काम है, तो अब वो साथ दे रहे हैं। तो बात वही है कि पहला कदम उठा ले आदमी तो दूसरा कदम खुद ब खुद उठ जाता है। सही और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन अहबाब का जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया है, कर रहे हैं, खैरखू के अहबाब। क्योंकि देखिए ये तनहा काम नहीं हो सकता, किसी के बुजुर्गों की तस्वीरें हासिल करना, उनकी हिस्ट्री हासिल करना एक बहुत बड़ा काम है। तो इसमें यह है कि मोबाइल कॉल भी हो रही है, उन्हें बेवक्त तंग भी कर रहा हूँ, मगर यह है कि ये एक डेटा जमा हो रहा है और इंशाल्लाह ये किताबी शक्ल में आ जाएगा तो एक असासा होगा हमारा कि हमारे बुजुर्ग ये थे। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आपका ख्याल है और यकीनन मुझे उम्मीद है एहसान भाई हर काम के लिए इंसान जब शुरू होता है तो उसमें एक 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 वक्त आता है जहाँ इंसान को चीज इंस्पायर करती है। अब अगर हम रजाकाराना सर्विस या वॉलंटियरिंग की बात करें, यहाँ तो उसकी आप समझते हैं, आपको जानते हैं कि कितनी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। यानी अगर कोई शख्स वॉलंटरी तौर पे यानी ये समझें कि अगर वो सर्विसेज कर रहा है ज़िया साहब, तो यहाँ पर यूँ जान लीजिए कि वो एक लेवल ऊपर हो जाता है खुद ब खुद, क्योंकि उसने कम्युनिटी को टाइम दिया। तो एहसान सदी जो यहाँ पर थे, एहसान भाई वहाँ इससे पहले एहसान सदी के पास को भी वो पैशन था वॉलंटियरिंग करने का, हेल्प आउट करने का, पहले भी था या यहाँ आने के बाद ये चीज आपको लगी कि नहीं यहाँ करनी चाहिए? बेसिकली शोएब साहब पहले इतना नहीं था। हकीकत ये है कि 2013 से पहले नहीं था। इनफैक्ट ये कि इसका इतना आइडिया भी नहीं था कि हमें ये भी कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे बुजुर्ग मिले हैं जिन्होंने हमारी यहाँ आने के बाद हमारी सोच ही बदल दी और वो सोच ऐसी हो गई कि वाकई हमें इंसानियत के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि उन बुजुर्गों में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के यहाँ पर एक कम्युनिटी के लिए एक अच्छा सेंटर बनाया और बस वो एक ऐसा था, वो मेरी इंस्पिरेशन है। मैं उस चीज उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज का कि उन्होंने मुझे एक राइट ट्रैक दिखाया, उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया। मैं उनकी जो बताए हुए रास्ते पे ना, ज्यादातर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे वही चल रहा हूँ। और वो ही मेरी, हम स्पेशली 2013 के बाद वो हमारी इंस्पिरेशन है जो ये इस किस्म के काम करने में हमारी मदद करें। अच्छा ऐसा साहब, यहाँ पर चूंकि अल्टीमेटली हमारे दो डिफरेंट रीजन से दो डिफरेंट गेस्ट हैं, यहाँ पर रहते हुए जो एफर्ट्स है और जो मुस्लिम बैकग्राउंड से जो लोग कम्युनिटी सर्विसेज में काम कर रहे होते हैं, वो अल्टीमेटली क्या उनको अपनी सर्विसेज को दिखाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितने यहाँ पर बाकी लोग करते हैं, या उनको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है? बेसिकली ये एक चैलेंज है। हाँ जी, आपने राइट टाइम पे राइट जगह हिट करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया, ये एक ऐसा पॉइंट था कि ये इस चीज के लिए हर आदमी तैयार है। हम लोगों ने एक ऐसी स्कीम बनाई, एक ऐसा पैटर्न तैयार किया कि जो ये जिस दिन ये काम हम लोगों ने शुरू किया तो उससे पहले एक दिन में उतने यूनिट्स कभी भी इन्होंने कलेक्ट नहीं कर सके थे। तो हम लोगों ने जो स्टार्टिंग की 2014-15 में, तो फर्स्ट जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था उस दिन हमने 40 यूनिट्स जो है ब्लड के जो है कलेक्ट किए थे। वो 40 यूनिट्स जो थे वो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे रेड क्रॉस वालों ने ये कहा था कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने एक दिन में इतने यूनिट्स लिए हैं, यानी इतने यूनिट्स ब्लड के उन्होंने कलेक्ट किए। इसी तरह जब ये सिलसिला चलता रहा तो लास्ट ईयर हम लोगों का जो नंबर था पर डे के हिसाब से 120 यूनिट्स इंक्लूडिंग प्लाज्मा था। ये जैसे ही ये न्यूज जिस के कान में पड़ी ना, उसके कान फौरन जो है सुर्ख होने शुरू हो गए कि यार वाकई यहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है जो इस काम के लिए, स्पेशली वो जो पब्लिक के लिए है, जो उसके लिए आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसा काम है कि ये कंटिन्यूसली चलता रहे और इसके लिए हमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, रेड क्रॉस की सपोर्ट भी है। बस एक शुरू में 1 साल लगा था एक वैन लाने के लिए, अभी हर साल वो खुद आ जाते हैं, 2 ट्रक्स लेके आ जाते हैं। तो ये है बस।
जिया साहब ये देखिएगा कि देखिए आपका भी आपने अपने शहर का जिक्र किया और वहां से माइग्रेट करके आप पाकिस्तान के बड़े शहर में आए, इसी तरह से एहसन सदी भी माइग्रेट करके आए। माइग्रेशन एक अलग प्रोसेस है। माइग्रेशन में तारीख दानों का, रजाकारों का और उन लोगों का काम कि जो उस अहद को भी याद रखें, इस अहद को भी याद रखें और आने वाले को दोनों अहद बना के दें। आप समझते हैं कि माइग्रेशन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हर आदमी नहीं कर सकता, उसके लिए खास लोग होते हैं आपकी तरह के। बात यह है कि हम ये सोचे होते हैं हम बहुत बड़ा काम करें और एक बड़े लेवल से काम शुरू करें, नहीं। एक वाकया है कुरान में कि जनाब इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, जी जी, तो सब लोग आए और जनाब सलेमान खड़े थे, उनके सर पे कहीं से सूरज नमदार हो गया। उन्होंने कहा यहाँ से कौन सा परिंदा गायब हो गया है? कहने लगे ये हुदहुद है। जब वो वापस आए, उससे पूछा तुम कहाँ गए थे? उसने कहा कि जनाब इब्राहिम को, नबी अल्लाह को आग में डाला जा रहा था, मैं वो आग बुझाने गया था। कह रहे कैसे? कहने मैंने अपनी मिनकार में एक बूंद पानी लिया और मैंने उस आग पे डाल दिया। कहने लगे क्या तुम्हारे इस काम से आग बुझ गई? कहने लगे आग बुझे ना बुझे, मैंने अपना काम कर दिया है। तो बात यह है कि पहला कदम की हमेशा मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपनी बिसात के मुताबिक काम शुरू करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद भी करता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब देखिए फातमीद हमारे यहाँ जिस तरह ब्लड डोनेशन में शुरू किया, उसमें आज 36 ऐसी NGOs हैं जो यहाँ ब्लड डोनेशन भी कर रही हैं। हमारे यहाँ खैरपुर में आई कैंप लगा करते थे। मेरा ताल्लुक स्काउट से भी, राय पाक हैदरी स्काउट में हमारे असातिज़ा में ख्वाजा साहब, ख्वाजा नफीस साहब या खुर्शीद साहब या हसन भाई, बड़े लोग जो थे वो यही बताते थे कि देखो मदद करना सीखो दूसरे की। जब आप मदद करोगे तो आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन नजर आएगी, जो दिल से खुशी मिलती है ना, असल खुशी वो है। मसनूई खुशी बहुत है, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जो दिल से राहत मिलती है, दिल से खुशी मिलती है, उसका मजा ही अलग है। तो पलंगों पर लोग लेटे हुए होते थे, उनकी आंखों के ऑपरेशन करा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, या जलूसों में जा रहे हैं, मातमियों पे टांके लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे अंदर मौजूद थी चीजें, उसको थोड़ा सा पॉलिश करके बाहर निकाला है। तो एक ये काम लेके बैठ गए, क्योंकि अभी लॉकडाउन था, काम कोई नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा इस टाइम को कैसे वो करें, तो मैंने इस टाइम को ऐसे निकाला कि मैंने कहा चलो इन लोगों की हिस्ट्री लिखते हैं। तो उसमें कहाँ तक कामयाब है ये आपके सामने है, तो नहीं करना चाहिए काम। यकीनन, जैसे मैंने आपसे कहा कि माइग्रेशन का एक बड़ा प्रोसेस होता है और उसमें पहले ये बताइएगा कि जो माइग्रेशन है, अब आपने कुरान का जिक्र किया, कुरान में तारीख है, तारीख में सारी की सारी चीज़ें इससे रिलेट करती हुई बहुत सारी कहानियां हैं, और उसमें यानी वो कहानियां हैं तो वो तहरीर हुई हैं और कुरान में आई हैं तो हम तक आई हैं, ऐसे ही ना? ऐसे ही आप भी लिख रहे हैं, चीज़ों को लिख रहे हैं। ये देखिए तहरीर में लाने का मकसद ये होता है, हमारे बड़े कहते थे कि हर माहिदा लिख कर करो, लिखा हुआ कभी जाया नहीं होगा। क्योंकि जबानी कलामी जो बात होती है ना, मैं एक लफ्ज आपसे कहता हूँ कि रोको मत आने दो, अब आप उसको क्या समझे, सिर्फ लहजा बताएगा कि आपने कहा है रोको मत आने दो या रोको मत आने दो। तो जो लिखा हुआ होगा उसको पढ़ने वाला पढ़ेगा। और कुरान का लहजा जो है ना, देखिए कुरान में भी बहुत सारी आयत ऐसी हैं जो गुस्से और गजब वाली हैं, जैसे तब्बत यदा, सही है, वो गुस्से वाली आयत है। अगर मैं उसको लहन में पढ़ूंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने वहाँ डांटा है। तो लहजे और लिखाई को पढ़ने के लिए लहजे पे गौर करना पड़ता है कि किस मौके पे कहा गया, कब कहा गया, किसके लिए कहा गया। तो लिखाई जो है हमने तकरीबन कम कर दी है, अब दौर कंप्यूटर का आ गया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि लिखाई में मौजूद हो कोई चीज, डॉक्यूमेंट मौजूद हो, ताकि वो आगे चल के हमारे बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं कि भाई देखें ये तारीख थी। अब ये तारीखी हवाला जब मिल जाएगा तो वो कह सकते हैं कि देखें ये काम नहीं, ये काम किया करते थे। भाई तुम्हें कैसे पता चला कि देखो जिया भाई ने वो एक चीज लिखी, हम मिल में किया करते थे, तुम कैसे कह रहे हो कि ये बैंक में थे? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल जाएगा। ये छोटी सी सही है,
बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, ये छोटी सी सही है, कहाँ तक कबूल होती है। एहसन भाई, हमने सवाल किया माइग्रेशन के हवाले से कि जब हम इंसान एक माइग्रेट होता है अल्टीमेटली, आप अगर यूएसए के लोगों, पाकिस्तानी जब यूएसए में पहुंचे, आज वो कहाँ पहुंचे हुए हैं, पार्लियामेंट में हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत अरसा लग गया, तीसरी चौथी जनरेशन आ गई अल्टीमेटली। अब यहाँ पर भी ऐसा प्रोसेस है, यूके की यानी पूरी माइग्रेशन हो चुकी, तकरीबन लोग अच्छे खासे असेंबली में, पार्लियामेंट में जा चुके हैं। अब इंसान जब माइग्रेट करता है और उसके बाद ये सारी चीजें अपनी एफर्ट्स करे या खिदमत करे, तो काफी मुश्किल होता है ना, कैसे मैनेज, मतलब कैसे मैनेज करे और कैसे प्रायोरिटाइज करे इंसान। देखिए जी, सबसे पहले तो कई किसी ना किसी जगह पे इंसान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुड। और सबसे बड़ी चीज ये कि टाइम सैक्रिफाइस। और इन कंट्रीज में, स्पेशली आप यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में कहीं पे भी रहे ना, वहां पे टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको सैक्रिफाइस करना, आप ये समझे कि एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके बाद आता है फैमिली। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जहां अगर फैमिली नहीं हो, सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो फिर थोड़ा सा काम खराब हो। उसके बाद आपके दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनकी सपोर्ट हर हाल में चाहिए होती है। तो ये सब चीजें जब खुशनसीब होते हैं लोग, जिनको ये सब कुछ मिल जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते 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 वो उन मकामात पे पहुंच जाते हैं जिनकी वो एक मंजिल लेके चले होते हैं, और जो उनका गोल होता है वो अचीव कर लेते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर ऐसे बहुत से, मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दिन होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब एज ए फर्स्ट जनरेशन हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन जैसे ही होगी, ये हमसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ये जाके हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, ये जाके बड़ी बड़ी जगहों पे बैठेंगे, असेंबलीज में रिप्रेजेंट करेंगे हमें। लेकिन ये है कि जैसे ज़िया ने कहा, पहला स्टेप उठाना जो है ना मुश्किल था। ऐसा नहीं, लेकिन कैसे होगा, मतलब हमने ये भी देखा है कि जिन लोगों ने ख्याल नहीं किया, या इदारे नहीं हुए, या सेंटर्स नहीं बने, तो वहां पर हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन ही डिसअपियर हो गई। तो आपकी आइडियोलॉजी क्या कहती है इसमें? देखिए, ये तो आपकी अच्छे ड्रीम है, मेरे भी ड्रीम है, लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या पैगाम होगा आपका कि जिनको आप समझते हैं कि कल वो पार्लियामेंट में आए, तो कैसे आए? जी, बेसिकली ये कि कोई ना कोई एक ऐसा मीटिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए। जैसे आपने कहा सेंटर्स नहीं होते, अगर हमारे यहाँ, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे कुछ बुजुर्गों ने मिलकर यहाँ पर सेंटर्स बनाए हैं, और वो सेंटर्स ऐसे हैं जो साल के 12 महीने काम करते हैं, 365 डेज चलते हैं। ऐसे हैं कि जो रमजान के 30 दिन रेगुलरली हम लोग उसका इफ्तार अरेंज करते हैं। मोर देन 700 पीपल जो है हर दिन आके वहां पर हमारे साथ इफ्तार करते हैं। इसी तरह हमारे 2 महीने 10 दिन दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह साल के। और बाकी तो कोशिश यही होती है कि जितने अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को जितना अपने करीब, अपने सेंटर्स के अंदर रखेंगे, डेफिनेटली वो एक ऐसी चीज होगी जो उनको माइंड डिस्ट्रैक्ट करने से रोकेगी। और यही चीज होती है कि जो इतने रेगुलर फंक्शंस होते हैं, जितने रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, वो आएंगे वहां पे बैठेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपना कुछ सीखेंगे, और वही अपना दीन, अपना मजहब लेके तो वो दूसरी जगह जाके कोई ऐसे काम करेंगे जो हम लोगों को दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। और यही एक सक्सेस है हमारी, सबसे बड़ी सक्सेस हमारी यही है। और हम लोग स्पेशली क्वींसलैंड में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे 3-4 सेंटर्स इस वक्त 365 डेज काम कर रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो लेक्चर्स देते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, हर किस्म की तालीम देने के लिए तैयार हैं। हमारे अलावा खवातीन हैं जो वॉलंटियर काम कर रही हैं, जो स्कूलों में जाके, मदरसों में जाके पढ़ाती हैं, बच्चों को कुरान सिखाती हैं। तो सब मिलजुल के कर रहे हैं। पूरी हर शख्स, हर इंसान की यहाँ पर यही कोशिश है कि अपनी जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, उसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करे। हर बंदे की कोशिश यही है कि पहला स्टेप तो हमने उठा लिया, सही, व्हाट नेक्स्ट? ठीक, बस उसकी तैयारी है। क्या ये जिस फीलिंग का, जिस अप्रोच की हमने प्रोग्राम के आगाज से बात की, और जिसका अवार्ड आपको मिला, और जिसकी खिदमत आप कर रहे हैं, और आपने कहा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या ये हर आदमी के अंदर बिल्ड इन होती है, या ये यूनिक फीलिंग है? देखिए, बेसिकली वॉलंटरी, मेरा जहां तक पर्सनली ख्याल ये है कि ये एक बिल्ट इन चीज है। हर बंदा सोचता है कि यार मैं जिंदगी में कोई एक ऐसा काम करूं जिसे दुनिया याद रखे। कोई एक ऐसा काम होना चाहिए। जैसे भी ज़िया साहब काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में लिख रहे हैं जिनको आज से पहले या इस कोविड से पहले वो जानते भी नहीं होंगे। इन्होंने अपनी रिसर्च की, एक वक्त आएगा वो बुक तैयार हो जाएगी, वो बुक जो पढ़ेगा वो इनको याद करेगा। तो इसी तरह हर शख्स में
हर इंसान में ये एक क्वालिटी होती है, उसके दिल में ये जरूर कसक होती है कि मैं कुछ ऐसा काम जरूर करूं। और डेफिनेटली हर बंदा ये करने के लिए कोशिश जरूर करता है। कुछ लोग होते हैं लकी होते हैं जिनको चांसेस मिल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी सोच दूसरों तक ट्रांसफर कर देते हैं। गुड गुड। ज़िया भाई, ये देखिए, ये जो एहसन भाई ने कहा, ये चीज इसको थोड़ा सा और मैग्नीफाई करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। देखिए, हर आदमी में ये चीज होती है कि मैं बड़ा काम करूं। ये तो हम भी बचपन में $6 मिलियन मैन देखते थे तो लगता था कि हम ही $6 मिलियन मैन बन गए ना, तो वो तो हर इसमें होता है। हमारा वापस वही सवाल आता है कि क्या हर आदमी के, यानी आप समझ रहे हैं, तो है, लेकिन एहसन एहसन बना, ज़िया बना, तो कुछ तो चीज है ना कि जो इंसान को बाकी से अलग करती है। तो मेरा फिर वही होगा कि ये बिल्डिंग है या ये हमें, ये यूनिक है और ये किसी के पास होती है। असल में हर आदमी के अंदर तमाम जरासीम मौजूद हैं, उनको तलाश करना है। सही। मैं कुरान की तरफ आऊंगा कि वहाँ कहा जा रहा है जिसने खुद को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। बेशक। क्योंकि देखिए, खुदा, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि मौला क्या आपने खुदा को देखा है? कहने लगे हाँ देखा है। तो वो लोग हैरान हो गए कि आपने कैसे देखा? कहने लगे मैंने इन आंखों से नहीं, मैंने दिल की आंखों से देखा है और जब उसको माना है। मैं उस खुदा को मानता ही नहीं जिसको देखा ना हो। तो देखिए, अपने अंदर के उस आदमी को जगाना पड़ता है जो कहीं सो रहा होता है। सही। और जिस दिन वो जाग जाता है तो वो रेस में सबसे आगे निकल जाता है। सही। हमें अपनी एबिलिटी का अंदाजा ही नहीं होता कि हम में कितनी ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। इसको उजागर करना पड़ता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त आता है कि वो खुद ब खुद जाग जाता है, और जैसे ही वो जागे और आपने उसको जागने दिया तो फिर वो आपको लेके बहुत आगे चला जाता है, वरना वो फिर सो जाता है कि ये तो सोया हुआ है। तो जैसे एहसन भाई कह रहे हैं, इन्होंने एक छोटा सा पेड़ लगा दिया है, अब ये तनावर दरख्त भी बनेगा इंशाल्लाह। और आने वाली नस्ल के बारे में मैं ये कहूँगा कि हम उनको ब्लेम करते हैं कि ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। नहीं, पहले गौर करें कि हमने उनकी तरबियत किन खतूत पे की है। सही। हम अपनी मिसाल देखें, आप अपनी मिसाल देखें कि हमें सुबह सवेरे उठाया जाता था, नमाज की तलकीन की जाती थी, उसके बाद हमें स्कूल भेजा जाता था, घर में आके हमें तमाम वो काम सिखाए जाते थे जो हमने आगे जिंदगी में करने। हाथ कैसे धोने हैं, मुंह कैसे धोना है, महफिल में कैसे बैठना है, बड़ों से कैसे बात करनी है। तो ये तरबियत का हिस्सा था। अब मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगा, लोग पता नहीं इसको पसंद करें ना करें, कि हमने तमाम तर जिम्मेदारी स्कूलों पर डाल दी है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया। देखिए, स्कूल में तालीम तो हासिल करेगा, तरबियत माँ बाप करेंगे तो होगी, वरना नहीं होगी। बाप अपनी उंगली पकड़ के मस्जिद में लेकर जाएगा तो नमाज के लिए जाएगा, माँ उसको उठाकर कुरान पढ़ाएगी तो पढ़ेगा। क्योंकि स्कूल में 8 घंटे या 6 घंटे गुजारता है, वहाँ इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, टीचर सबकी तरबियत नहीं कर पाते। गलती ये हो रही है हमसे कि हम इतने मसरूफ हो गए कि अपनी औलाद को टाइम नहीं दे पा रहे। जब टाइम नहीं दे पा रहे तो हम अच्छी नस्ल कैसे तैयार करेंगे? हमने अपने आप को या तो मशीन बना लिया है, अपने अखराजात इतने बढ़ा लिए कि उनको पूरा करने के लिए हम खुद परेशान हैं। हम पैसा कमा रहे हैं किस लिए? कि अपने सुकून के लिए। लेकिन जब पैसा कमा लेते हैं तो हमारे पास सुकून के लिए वक्त ही नहीं होता। थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा। देखिए, अब लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। हम घरों में महसूर हो गए। जो बच्चे बर्गर खाते थे वो घर के खाने खाने लगे। ठीक है। जो बच्चे और काम किया करते थे, दीगर एक्टिविटी थी, वो भी घर में महसूस हो गई। अब ऑनलाइन काम शुरू हो गया। हो रहा है ऐसा। तो हमें गौर करना पड़ेगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने बिना फजूल चीजें जो है अपने जिंदगी में शामिल कर ली है और खुद ही परेशानियां मोल ले ली है। बहुत सारे कट डाउन किए ना अपनी लाइफ में। सही। अब हम ये देखें, हमने बहुत सारे अखराजात अपने कर लिए। क्यों? कि लॉकडाउन है, अखराजात महदूद। अगर हम इसको बरकरार रखेंगे तो आने वाला दौर 2021 जो है वो हमारे लिए खुशियों का साल होगा। क्यों? कि हम अपने बहुत सारे लवाजमात को छोड़ चुके होंगे, बहुत सारी ऐसी बुरी आदत होंगी जिनको छोड़ चुके होंगे। तो हम इसको, लॉकडाउन को एक अच्छे व्यू में देखें कि देखो ये हमें एक सबक देकर जा रहा है। अब माहौल भी सही हो रहा है, बहुत सारी हम अभी तो हम देख रहे हैं कि यार ये लोग मर रहे हैं, बीमारी फैली है। नहीं, इसको भी अच्छी तरह से लें आप, जिगर व्यू में देखें कि इसने हमें क्या सिखाया, इससे सबक क्या लिया हमने। तो इंशाल्लाह आने वाली नस्ल भी हमारी ये काम करेगी। क्योंकि देखें, एहसन भाई जिस तरह अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, काम करा रहे हैं, तो उनको आदत पड़ेगी। अब एहसन भाई खुद चले जाएं, बच्चों को न लेकर जाएं,
तो फिर आने वाली नस्ल तो नहीं बनेगी। आने वाली नस्ल की तरबियत हमने करके जानी है, ताकि आने वाले दौर में वो हमारा नाम रोशन करे। सही, ये होना चाहिए। ठीक ठीक। आप ज़िया भाई सही कह रहे हैं। चाइना की एक वो है, कहावत है कि हर मुश्किल के साथ, हर बुराई के साथ, यानी मुश्किल वक्त के साथ में अंदर एक अच्छाई होती है, जो आपने अभी कोविड के हवाले से किया। ऐसा में मुझे आज भी याद है, 2 साल 3 महीने पहले, अब याद करें, मुझे वो जगह भी याद है जहां आपने ये जुमले कहे थे। आपका जुमला बहुत खूबसूरत था। आपने कहा था कि जो सोए हुए हों उनको जगाना आसान है ज़हरी साहब, लेकिन जो जाग कर सोए हुए हो ना, उनको जगाना बहुत मुश्किल है। तो ये जुमला मैं चाहता हूं कि ये बहुत गहरी बात थी। तो इसका मतलब है कि आपने महसूस किया कि कुछ लोग जागे हुए भी सोए हुए होते हैं ना। जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बस आंखें बंद करके सोए हुए हैं। उनके लिए बहुत सारी वो सबसे बड़ा एक टास्क होता है सबके लिए, कि सोए हुए को तो आप जगा लेंगे, लेकिन जागे हुए को आप जगाना और उसको साथ लेके चलना वो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ ऐसे ही है। मेरे पास बहुत कम्युनिटी के काफी पूरी एक टीम है जो काम करती है, और बेसिकली उनकी डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। वो डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। हर बंदे का अपना एक माइंड सेट है। हर बंदा चाहता है कि मेरी सुनी जाए। कोई ये नहीं कहता कि इसकी कैसे सुनी जाए। दूसरे की सुनने के लिए कई दफा ऐसे लोग होते हैं कि वो तैयार नहीं होते, वो ये दूसरे की सुनना चाहते भी नहीं है। लेकिन ये कि एक वक्त आता है कि सबको हम लोग कन्विंस कर लेते हैं, कुछ नहीं होते उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह वो जो जाग के लेटे होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के तो उनसे अपना काम चला लेते हैं। तो कोशिश यही होती है कि जब आपने एक कम्युनिटी चलानी है, जब आपने सबको पूरा एक टीम लेके चलनी है, तो अच्छी क्रिकेट टीम जो होती है ना, अच्छे प्लेयर्स के साथ तो कोई भी कैप्टन खेल लेता है। मजा तो तब है कि थोड़ी आगे पीछे वाले थके हुए प्लेयर्स के साथ आप टीम लेके चलें और आप फिर कुछ कमाल दिखाएं। और यही होता है कि जो कुछ पीछे थोड़े रह जाते हैं उनके लिए थोड़ा स्लो हो जाते हैं, जो आगे चल रहे होते हैं उनको बुला लेते हैं, तो टीम मिला के काम चल जाता है। ठीक। ऐसा भाई, यहाँ पर जो मल्टी कम्युनिटी, मल्टी कल्चरल, मल्टी फेथ, इंटरफेथ, ये बहुत सारे, आपको पता है, ये बहुत सारे साइलोज हैं। ये वहां पर नहीं होते, अपने मुल्कों में कहीं नहीं होते ये इंटरफेथ, मल्टी कल्चरल। यहाँ पर ये बहुत सारे साइलोज हैं। तो इस साइलोज को अचीव करने के लिए, अच्छा पहले था कि इन साइलोज की जरूरत कैसी है, हाउ डिड यू फाइंड कि हमारा मल्टी कल्चरल वैल्यूज की क्या जरूरत है, इंटरफेथ की क्या जरूरत है, क्या समझते हैं इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं इनकी? नहीं, बेसिकली कल्चर जो है, यहाँ पे कल्चर को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। आपका जो कल्चर है आप उसको फॉलो करें, वो आपकी एक पहचान है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने कल्चर को भूल जाऊं और मैं दूसरों को अपना लूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक काफी चांसेस मिले हैं पार्लियामेंट तक जाने तक के, बाकी क्वींसलैंड पुलिस के डिफरेंट फंक्शंस के लिए। लेकिन मैं अपने कल्चर को प्रेफर करता हूँ। मैं बड़ा फखर महसूस करता हूँ जब मैं शलवार कमीज और क्वाटी चप्पल पहन के, पेशावरी चप्पल पहन के जब इनके फंक्शंस अटेंड करता हूँ, तो मुझे बड़ा फखर होता है। इसी तरह ज़बान का भी कोई रोल बनता है बच्चों के हवाले से गुफ्तगू में और उसमें, और बहुत सारे खिदमात में, अपनी ओन जबान का, अपनी लैंग्वेज का? देखिए, अपनी जबान अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो वो तो जबान खत्म हो जाएगी, वो मेरी जनरेशन तक रहेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो सब अंग्रेजी तो सब सीख लेंगे। यहाँ पे रहने वाले हर बच्चा अंग्रेजी सीख जाता है, यहाँ पे रहने वाले हर बुजुर्ग इंग्लिश सीख जाता है, क्योंकि जिस शख्स ने घर से बाहर जाना है, जिसने सामान खरीदना है, उसको इंग्लिश तो आएगी, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा है। लेकिन जब हम अपनी जुबान भूल जाएंगे तो उसका क्या रह जाएगा पीछे? तो वो तो फिर आप ये समझे कि हमने अपना सब कुछ जला दिया, हमारा कल्चर खत्म हो गया, हमारी जबान खत्म होगी, तो पीछे रह क्या गया फिर? तो अपनी जबान को अपने बच्चों तक ट्रांसफर करना, अपने कल्चर को अपने बच्चों तक ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है। और ये इस पे हम लोग वाकई रियली हम लोग इस पे बहुत काम करते हैं। सही सही सही। और मुझे यकीन है ज़िया भाई, हम तकरीबन प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए। कुछ जरूरी चीजें जो आप दोनों ने के अंदर ओरिजिनल मौजूद है ना, वो क्या रजाकाराना काम करना, रजाकाराना सर्विसेज प्रोवाइड करना एक मुश्किल काम है या आसान? देखिए, काम कोई ना आसान है ना मुश्किल है। मैं एक काम को अगर आसान समझकर करूंगा तो बहुत आराम से कर लूंगा, और मैं शुरू करने से पहले ही सोचूंगा यार ये काम बहुत मुश्किल है। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि मुझे ट्रैवलिंग का कोई तजर्बा नहीं था और जबानों का बड़ा मसला था, लेकिन मैंने उसको एक चैलेंज समझ कर लिया। 2009 में मैंने ट्रैवलिंग का काम शुरू किया। अब मैं मुख्तलिफ ज़बानें भी बोलता हूँ, बल्कि मैं ज़बानें अब उन्हें सिखाता हूँ। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ होता हूँ ना,
उनसे कहता हूँ कि हमारी जबान में इस चीज को क्या कहते हैं, वो बताते हैं। मैं बताता हूँ हमारी जबान में इसको ये कहते हैं। तो बड़ा काम ये है कि हम अपनी जबान उन्हें सिखाएं, ना कि हम उनकी जबान सीखें। क्योंकि देखिए, हम उनकी जरूरत है, हम होटलों में जाके ठहर रहे हैं, हम उनके गेस्ट हैं, तो हम उन्हें बताएं कि देखो तुम्हें उर्दू सीखनी पड़ेगी। असल में हमने उर्दू को हल्का लिया है, उर्दू जैसी दुनिया में जबान नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हम बच्चों को सलाम के बजाय कहते हैं शेक हैंड करो। पहले रिश्ते होते थे, उनमें मोहब्बत थी, चाशनी थी, हम कहते थे ये बेटे मामू हैं, ये चचा हैं, ये ताया हैं, ये फूफी हैं, इनमें मोहब्बत होती थी। अब अंकल और आंटी के अलावा दूसरा लफ्ज नहीं दिखा रहे हैं। तो देखिए, काम कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है और तवज्जो देनी पड़ती है। और लोग भी जाते हैं, वो बेचारे वहाँ की जबान नहीं बोल पाते, बहुत सारे मसाइल आते हैं, सीखें आप उनसे। जबान सीखने में कोई हर्ज नहीं है, जितनी जबानें आएंगी आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शुएब भाई, मसला ये है कि हम अपने ऊपर तारी ना करें किसी काम को कि यार ये बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। नहीं, ये होगा, काम खुद बताएगा कि मैं किस तरह होऊंगा। सही 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 सही। अब उसमें एहसन भाई, यही चीज मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। वो ये चाहता हूँ कि ये जो सारी तैयारी है, ये जो सारा रजाकाराना सिस्टम है, इसमें हमने जो बात की वो ये की कि क्या ये यानी ये आसान काम है, यानी आपने सोचा और शुरू हो गया, या आपको हर्डल्स मिलती हैं, मुश्किलात आती हैं, आपको उसको क्रॉस करके गुजरना पड़ता है? देखिए जी, अगर कोई भी काम बगैर मुश्किलात के हो जाएगा तो वो उसका कुछ मजा नहीं आएगा। अगर कोई भी काम बगैर मुश्किल के, बगैर हर्डल के आप कर लोगे या आप अचीव कर लोगे तो उसका मजा नहीं होगा, उसका वो फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप मैच हारोगे नहीं तो आपको जीत का मजा नहीं आएगा। तो जीतने के लिए, जीत को एंजॉय करने के लिए मैच हारना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो हारने की फीलिंग नहीं होगी, आपकी जिंदगी में वो चैलेंज नहीं आएगा। और अगर आपकी लाइफ में चैलेंज आ जाता है तो उसको अचीव करना और उसको प्रॉपर तरीके से लेना, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और डेफिनेटली हर्डल्स तो हर काम में है, इतना आसान कुछ भी नहीं होता। लेकिन बड़ी चीज ये है कि सीढ़ियां स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ी जाती हैं, एकदम तो आदमी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हर्डल्स आपको पास करके ही आगे जाना होता है। सही है। एहसन भाई, आप देख रहे हैं, आपको एक अरसा हो गया यहाँ पे आए हुए, 7-8 साल हो गए, और आपने देखा कि मीडिया के हवाले से भी बहुत सारी चीजें होती रही, लेकिन 72 न्यूज की खास कोशिश रही कि किसी तरह से जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको कम से कम और खासतौर पे उनके जरिए सीखा जाए, और जो सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको सिखाया जाए, खास तौर पे कि यहाँ के सिस्टम में इंटीग्रेट कैसे होना चाहिए। और ऐसे यही एक उस काविश का एक हिस्सा ये है कि आज का खास प्रोग्राम उन्होंने आपके लिए डिजाइन किया। आप क्या समझते हैं, इस तरह की कोशिश से क्या फायदा हो सकता है? देखिए, मैं जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं यकीन जानिए बहुत शुक्रगुजार हूँ 72 न्यूज वालों का, और स्पेशली आपका, कि आपने ये एक ऐसा चैप्टर खोल दिया है जिससे हमारी आने वाली जनरेशन बहुत सारी चीजें सीखती है। आज ये प्रोग्राम जो है अगर पूरी दुनिया में भी नशर हो रहा है तो उनमें से अगर 10 बंदे भी हमारी किसी एक बात को लेकर चल पड़ते हैं तो आप समझें कि हमारी विन विन सिचुएशन है। हमने अपनी जंग लड़ ली, हमने अपनी इनिंग्स खेल ली। तो बेसिकली ये आज हमने एक ऐसा समझे कि चैप्टर खोला है, तो डेफिनेटली लोग इससे सीखेंगे, लोग इससे आगे जाएंगे, लोग करेंगे, हमसे सीखेंगे। हम अपनी ऐसे ही होता है कि हम अपनी इनिंग्स के एंड पे हैं, दूसरों को हमने बारी देनी ही देनी है। बहुत अच्छा, और यही हम सब कुछ दे के जाएंगे आगे उनको। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बात एहसन ने की, बहुत खूबसूरत। और ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है कि जब आप नए सिस्टम में, जैसे एहसन ने कहा था शुरू में ही कि हम जब नए सिस्टम में जाते हैं, पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन, ये उसके हिस्से होते हैं, और जो इससे सीखना चाहे अल्टीमेटली वो तीसरी चौथी जनरेशन तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। और हमने ये देनी है, ये रिले रेस है जिसमें हमने लकड़ियां संभाली हुई हैं और देने वालों का इंतजार कर रहे हैं। जिया साहब के बाद भी जाऊंगा। जिया साहब, देखिए, एहसन और आप जैसे रजाकाराना वो लोग जिनको ऑफिशियली भी अवार्ड मिला और रिस्पेक्ट से भी अवार्ड मिला, दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत यूनिक कैरेक्टर थे। और आप क्या समझते हैं कि क्या आपके खिदमात के हवाले से जो 72 न्यूज ने कोशिश की, देखिए हमें नहीं पता आपको कहाँ पजीराई मिली, लेकिन जब जैसे उनको पता लगा कि आप इस तरह का एक काम कर रहे हैं वॉलंटियर ऑफ द जनरेशन के हवाले से, तो आप इस कोशिश को, इस काविश को कैसे देखते हैं? क्या आप फील करते हैं कि एप्रिसिएशन रियली गिव्स अनदर लाइफ, अनदर लॉन्गर लाइफ? अरे, मैं तो ये कहूँगा कि 72 न्यूज ने इतना अच्छा काम किया है। ये देखें,
एक किसी के अंदर एक जज्बे को जगा देना और बताना कि देखें काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया पे लाना। अब जैसे एहसन भाई ने कहा कि अगर इसमें 1000 लोगों ने देखा और 10 लोगों में ये उमंग जाग गई तो समझो हमने जंग जीत ली। तो ये आपकी काविश मौला अपनी बारगाह में कबूल करें, इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें। देखें ये पहला कदम आपने उठाया, अब बहुत सारे चैनल हैं जो उसको लेंगे, लेकिन आप क्या होंगे, आप पायनियर होंगे कि ये काम हमने शुरू किया था। तो ये अवार्ड तो आपको चला गया ना, पायनियर अवार्ड आपको मिल गया। पायनियर को 2 पायनियर न मिलते तो ये पायनियर तो वैसे ही रहता ना, इसका कोई फायदा नहीं होता ना। नहीं देखें तो अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता और उसका अजर वही देने वाला है। हमारी नजर में अजर अल्लाह की तरफ से मिलेगा, लेकिन देखिए वसीला है, वसीले के बगैर कुछ नहीं होता। आप वसीला बने तो 72 न्यूज चैनल जो है वसीला बना। मौला इनकी तौफीकात में इजाफा करें और इसको तरक्की दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एहसन साहब आपका 72 न्यूज को वक्त देने का। इससे पहले कि आप ये इसको वाइंड अप करें, मैं एक चीज आपसे जरूर कहूंगा। एक तो 72 नंबर जो है ना, ये मेरा बड़ा फेवरेट नंबर है। मैं इसको रियली ये लगता है कि ये मेरा लकी नंबर है। और दूसरा ये है कि मैं 72 न्यूज के थ्रू आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग यहाँ पर एक गदीर सॉकर टूर्नामेंट अरेंज करते थे जी। और वो आई थिंक किसी वजह से नहीं हो सका। नहीं ऐसा साहब मैं बताता हूँ गदीर सॉकर टूर्नामेंट हफ्ते को एक ही मैच होगा। वो कोविड की वजह से वो टूर्नामेंट की जगह एक ही मैच हो रहा है। 14 अगस्त को इंडिया पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे का क्रिकेट मैच है और गदीर का जो सॉकर टूर्नामेंट था उसको एक मैच की शक्ल में 15 तारीख को हम लोग कर रहे हैं उसकी तैयारी। बहुत शुक्रिया आपका याद दिलाने। बस ठीक है, मुझे वो याद दिलाने जो है ना, इसका आदत बनता है 9 और कायनात जो चल रही है वो अदद 9 पे चल रही है। सही, पूरी कायनात का जो महवर है, देखिए 9 को कभी भी तकसीम करेंगे आप जवाब 9 आएगा उसका, आप कितना ही ले जाएं इसको। जबरदस्त 9 का आदत जो है ना इनके पास, ये इनकी जीत की निशानी है और कामयाबी की निशानी है। जबरदस्त। मुझे दोनों लोग ऐसे मिले, मेरा दिल चाहता है कि ये प्रोग्राम को या तो एक्सटेंड कर लेता, ये एक और प्रोग्राम कर लेता। खुदा इनको जिंदगी दे और खुदा तरक्की दे, तो फिर इंशाल्लाह इनके साथ इस तरह की गुफ्तगू और यकीनन और कुछ सीखने को मिलेगा। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ ये आज की कोशिश, क्या रजाकाराना लोगों को या रजाकाराना सर्विसेज को भी कोई पे कर सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन 72 न्यूज की एक कोशिश थी कि हम क्या पे करेंगे उस खिदमत का जो दिल से की गई है। कोई क्या कीमत रजाकार की पे कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि उसकी इज्जत, उनका एहतराम, उनकी मोहब्बत, उनकी कोशिश को उजागर जरूर किया जा सकता है। ये छोटी सी नाचीज की और 72 न्यूज की कोशिश उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपने मेजबान शुएब जैदी को 6 से 7 शुएब जैदी के साथ से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जुमेरात को फिर आपसे मुलाकात होगी 6 से 7 में हमारे कम्युनिटी चैंपियन के शो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।